भारतीय योग संस्थान की इस कक्षा में श्री अखिलेश सक्सेना साहब का स्वागत है। आज जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है, हर रविवार योग के नए आयाम सक्सेना साहब हमारे को बताते हैं। सक्सेना साहब अब तक हमें अनेक कार्यक्रमों के दौरान बता चुके हैं कि योग आसनों और प्राणायाम के आगे भी बहुत कुछ है, और हमने अष्टांग योग को समझा है। उसके पश्चात पिछली चर्चा आपने आहार के बारे में की थी, बड़ी सुंदर चर्चा। आज विशेष मांग थी साधकों की, उसके अनुरूप आप डायबिटीज के ऊपर प्रकाश डालेंगे। बहुत सुंदर है, आपने बताया, और सच में है कि देश हमारा डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपको लाभ होगा। और उसके बाद जो प्राणायाम और ध्यान आप करवाते हैं वो निश्चित रूप से लाभकारी आप सबके लिए होगा। धन्यवाद सक्सेना साहब, मंच आपको समर्पित है। धन्यवाद खत्री साहब। सभी साधकों को मेरा प्रातः प्रणाम। हमारी जो चर्चा चल रही है, योग क्या है। एक्चुअली योग जो है एक लाइफ मैनेजमेंट का टूल है। जैसा खत्री साहब ने बताया कि ये केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, अपितु हमारी कंप्लीट लाइफ को हम किस प्रकार मैनेज करें, ये उसका एक टूल है। ये हमें बताता है कि हमारा जो लाइफ का जो मैनेजमेंट है, किस प्रकार करें कि हम अपने जीवन को रोग विहीन, विकार विहीन और बिना किसी तनाव के जी सके। और हर मनुष्य, हर प्राणी यही चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसका मन प्रसन्नचित्त रहे, उसका मन आनंदित रहे। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी इन परिस्थितियों पर प्रभाव डालता है। अर्थात हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, हमारे मन में तनाव आ जाता है, हमारे मन से आनंद का विलोप हो जाता है। योग इन सब चीजों को, जो फैक्टर्स इन हमारी चीजों को अफेक्ट करते हैं, इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने का एक बहुत ही सुंदर टूल है, एक माध्यम है। हम लोगों ने अलग अलग आयामों पर चर्चा की कि पतंजलि ने योग को जिस प्रकार परिभाषित किया था अष्टांग योग में, उन सभी अंगों की हमने विस्तृत चर्चा की। हालांकि यह विषय बहुत बड़ा विषय है, मैंने प्रयास किया था कि उसके कुछ महत्वपूर्ण भागों को आपके साथ में चर्चा कर सकूं, शेयर कर सकूं। अब हम आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में कि हम सब लोग आसन करते हैं, प्राणायाम कर रहे हैं इसलिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शरीर में रोगों का एंट्री हो जाती है, या हम लोगों ने अपनी जो साधना है उसको काफी वर्षों बाद शुरू की है और हमारे शरीरों में ऑलरेडी रोगों की उपलब्धता है। अब हमको यह सोचना है कि जो रोग हमारे शरीर में ऑलरेडी आ चुके हैं, हम अपने जीवनचर्या को, हम अपने शरीर को किस प्रकार मैनेज करें कि उन रोगों का हमारे दिनचर्या पर, हमारे जीवन पर कम से कम प्रभाव हो और प्रयास हो कि हम उन रोगों से मुक्ति पा सके। योग यही हमें सिखाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि योग साधना को ज्वाइन करने की कोई उम्र नहीं होती है। एक 5 साल का बालक भी और 60 साल का प्रौढ़ भी, 90 साल का प्रौढ़ भी इसको
ज्वाइन करके अपने जीवन को, जितना पार्ट हमारे जीवन का बचा है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से जिया जा सकता है। जैसा खत्री साहब ने बताया, हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ी जो हमारे शरीर की रोग के बारे में चर्चा होती है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज। सामान्य अर्थों में कहते हैं कि शुगर हो गई है। और ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांश लोग जैसे ही वो 30 या 40 की उम्र को पार करते हैं, इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। और वर्ल्ड में हमारे देश को डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। हमारी जो पॉपुलेशन है, जो ऑथेंटिक डाटा है, जो सरकारी डाटा है, उसके हिसाब से हमारे देश की 8 से 10% पॉपुलेशन डायबिटीज से ग्रस्त है। ये केवल एक ऑफिशियल डाटा है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां आज हैं, उसे लगता है कि ये संख्या, ये परसेंटेज और अधिक बढ़ गई है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारी बीमारियों का सोर्स है, बहुत सारे बीमारियों को बढ़ाने वाला है, बहुत सारे अंगों को प्रभाव में डालने वाला है। इसलिए डायबिटीज क्या है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जिन लोगों को डायबिटीज है वो क्या क्या करें, या जिनको डायबिटीज नहीं है उनको क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में ये डायबिटीज नामक बीमारी का प्रादुर्भाव ना हो। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि हमारे परिवार में कोई ना कोई सदस्य इस बीमारी से ग्रसित है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डायबिटीज है क्या। हम लोग आम बोलचाल में डायबिटीज को शुगर के नाम से कहते हैं कि शुगर बढ़ गई है। अभी हमारा भारतीय योग संस्थान का 54वां स्थापना दिवस बड़े ही उल्लासपूर्वक मनाया गया, ऑनलाइन मनाया गया, जिसमें 8000 से ज्यादा साधकों ने YouTube से कनेक्ट होकर इसको मनाया। इस समारोह की भी हमारी जो मुख्य चर्चा रही, हमारे जो मंत्री हैं श्री देशराज जी, उन्होंने भी इसी विषय पर, इस 54वें योग दिवस पर चर्चा की थी। ये विषय आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि शायद भारत सरकार भी इस वर्ष को डायबिटीज विहीन वर्ष के रूप में मना रही है। चलो आगे चर्चा करते हैं। मैं सभी अपने भारतीय योग संस्थान के सभी साधकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा शुरू करता हूं कि है क्या। फास्टिंग में और एक कराते हैं ईपी में, अर्थात खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो जब हम फास्टिंग में चेक कराते हैं, तो अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर, जिसको हम साइंटिफिकली ग्लूकोज बोलना चाहिए, अगर उसकी मात्रा 100 mg पर डेसीलीटर से कम है, तो उसको हम सामान्य शुगर लेवल बोल सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद जो हम शुगर चेक करते हैं, ग्लूकोज चेक करते हैं, वो 140 से कम आना चाहिए, तब उसको सामान्य शुगर बोला जाता है। तीसरी तरीका चेक होता है, वो होता है रैंडम चेकिंग होता है। रैंडम चेकिंग भी 140 से कम आना चाहिए। खत्री साहब, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल आ रही।
आ रही है जी। तो सबसे पहले तो हमारे जो चेकिंग है उससे मालूम पड़ता है कि हमारे को शुगर है, अर्थात हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को काफी समय तक ये मालूम ही नहीं पड़ता कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक बहुत सारे सिम्टम हमारे प्रकट नहीं होते, हमारे शरीर में उनके प्रभाव आना शुरू नहीं होता, तब तक हम लोग इस स्थिति में रहते हैं कि हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि हमको शुगर हो गई है। और धीरे धीरे ये हमारे अंगों पे प्रभाव डालकर उनको खराब करने लगती है। अब आप कहेंगे कि हमको कैसे मालूम हो कि हमको शुगर है? देखिए, एक तो ये सबसे बड़ा साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि अगर हमारे माता पिता को या हमारे परिवार में किसी को डायबिटीज की बीमारी रही है तो उस परिवार के सदस्यों को इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, ये कुछ सिम्टम है, कुछ तरीके हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है। जैसे आपके कोई चोट लग जाए, अगर उसका हीलिंग नहीं हो रहा है, बहुत देर तक उसका घाव नहीं भर पा रहा है, तो वहां डाउट हो सकता है कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई हो। आपको रात्रि में बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, तो संभावना है कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। लगातार आपका एक अचानक वेट लॉस हो जाना, एकदम वजन घट जाना भी इसका कारण हो सकता है। शरीर में थकान आना, की मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, आपको आंखों से धुंधला दिखाई दे जाना। अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे जो शू होते हैं उस पर स्पॉट आना शुरू हो जाता है। बार बार आपको इन्फेक्शन होता रहता है, आपके गुप्तांगों के पास पास इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। खाना खाने की अधिक इच्छा होना, पानी पीने की अधिक इच्छा होना, ये सारे लक्षण डायबिटीज के हो सकते हैं। इसलिए अगर कभी भी हमको इस तरह के लक्षण अनुभव होने शुरू हो जाएं तो हमें अपना ग्लूकोज टेस्ट करा लेना चाहिए। उस ग्लूकोज को आजकल टेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट ब्लड से चेक करा सकते हैं, उसमें 2 तरह का वो चेक करते हैं, पीपी फास्टिंग और पीपी। लेकिन आजकल एक बहुत ही अच्छा तरीका आया है जिसको ग्लूकोज एडेड हेमोग्लोबिन टेस्ट बोलते हैं, जो आपके पिछले 3 महीनों में आपके डायबिटीज का क्या लेवल रहा है बॉडी के अंदर, उसकी वैल्यू दे देता है। जिसको आप अगर अपने टेस्ट रिपोर्ट पर देखेंगे तो वो होता है HbA1c, ग्लूकोज एडेड हेमोग्लोबिन। इसकी वैल्यू सामान्य व्यक्ति में 6 से कम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 6 से बढ़ती हुई आ रही है, अर्थात आपके पिछले 3 महीनों का जो शुगर का लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है, वो बढ़ा हुआ रहा है, तो हमें ये सबसे अच्छा टूल है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे एक दिन हमने खाने में कुछ नहीं खाया या हमने शुगर 2-3 दिन नहीं खाई है तो हमारा ग्लूकोज नॉर्मल रेंज में आ जाता है, फिर एकदम बढ़ जाता है कभी हमारा। लेकिन अगर आप इस टेस्ट को कराते हैं तो आपको पिछले 3 महीने का एवरेज मालूम पड़ जाएगा कि मेरे शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल क्या रहा है। इसलिए जब भी आपको सिम्टम हो, जितनी जल्दी हो सके आप अपने टेस्ट को कराइए और कंफर्म करिए। अब आप कहेंगे कि डायबिटीज होती कैसे है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज को समझते नहीं हैं तब तक हम उसको मैनेज करने में हमको थोड़ा सा परेशानी आती है। खत्री साहब, मैं जरा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे शेयरिंग परमिशन दे दें आप। हाँ जी।
हाँ जी, हो गया सर। ठीक, थैंक यू। देखिए, डायबिटीज दो तरह की होती है, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? ये बच्चों में पाई जाती है, युवाओं में पाई जाती है। इसका मुख्य रीजन क्या होता है? आप सब लोगों ने इंसुलिन का नाम अवश्य सुना होगा। जब बॉडी में इंसुलिन पैदा करने में ओरिजिनली डिफेक्ट हो जाता है, हमारे इंसुलिन पैदा नहीं होते, तो उन व्यक्तियों में टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोसिस होती है। और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, जो उम्र बढ़ने के साथ होती है, जीवनचर्या को डिस्टर्ब करने से पैदा होती है। इसमें इंसुलिन जो पैदा होते हैं वो कम होते हैं, या जो पैदा हो रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अब चलिए चलते हैं कि हमारे शरीर में डायबिटीज कैसे होती है। मैंने आपको पिछली बार भी ये बताया था कि हमारे शरीर जो है वो सेल से मिलकर बना है, कोषों से मिलकर बना है। और आपको मालूम है हमारे शरीर में कितने सेल्स हैं? 10,000 बिलियन सेल्स हमारे शरीर में मौजूद है। अर्थात एक के आगे अगर आप 13 जीरो लगा लेंगे, उतने सेल्स से हमारा शरीर बना है। और हमारे शरीर को चलाने के लिए हर सेल्स में एनर्जी का होना जरूरी है। हर सेल्स में एनर्जी का होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो प्राण शक्ति होती है वो क्या होती है? वो यही एनर्जी जो हमारे सेल्स में पैदा होती है, उसी को हम प्राण शक्ति बोलते हैं। ये कैसे होती है? कि जब हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे आमाशय में जाकर तरह तरह के रस और इंसुलिन, वो आमाशय में पित्तरस आदि रस मिलकर उस खाने को तोड़ते हैं अलग अलग। और जब वो खाने को तोड़ने के बाद उसमें जो ब्लड में मिलता है, ब्लड के द्वारा वो ग्लूकोज, जब खाना टूटा है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। खाने को ग्लूकोज में जब तोड़ दिया जाता है वो ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड जो है वो हर सेल तक उस ग्लूकोज को पहुंचाता है। अब आप ये देखेंगे, आप अपने स्क्रीन पर नजर डालिए कि ऊपर वाला हिस्सा मैंने सेल बताया हुआ है और नीचे वाला ब्लड का पार्टिकल। ब्लड पार्टिकल क्या कैरी कर रहा है? ग्लूकोज। ये हल्का सा आसमानी कलर का, ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, दैट इज ग्लूकोज पार्टिकल। और ये सेल्स है। सेल्स एक तरीके का कह सकते हैं चौकोर टाइप होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। इस सेल्स में ग्लूकोज जब एंट्री करता है तो वहां पे क्रिया होती है जिससे कि एनर्जी पैदा होती है, प्राण शक्ति पैदा होती है, जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है। लेकिन उस ग्लूकोज को अंदर पैदा कराने के लिए हर सेल्स में एक इंसुलिन का होना जरूरी है। ये इसकी चाबी की तरह कार्य करता है कि इसके साथ इस पर चिपकता है, और अगर इंसुलिन आपका ठीक से काम कर रहा है तब ये अंदर जा पाता है। अगर यहाँ पर आपके इंसुलिन नहीं है या कम है तो ग्लूकोज कहाँ रहेगा? ग्लूकोज आपके ब्लड में ही मौजूद रहेगा। तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है तो बहुत सारे ग्लूकोज के पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लड में जाते हैं, और वो सेल्स में जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो वहां पर इंसुलिन उनको इंटरसेप्ट करता है और उनको अंदर ले जाता है। अंदर जाके क्रिया होती है और उससे हमारी एनर्जी बन जाती है। लेकिन जब किसी कारण से हमारा ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, या जो इंसुलिन बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो ये ग्लूकोज को अंदर एंट्री नहीं करने देता, इसको अंदर नहीं ले जा सकता। तो सारा ग्लूकोज कहाँ रहता है? वो हमारे ब्लड में रहता है। और धीरे धीरे जब हम खाना खाते रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बढ़ रहा है और वो सेल्स में नहीं जा रहा। जब सेल्स में नहीं जा रहा तो कहाँ हो रहा है? वो हमारे ब्लड में घूम रहा है। और ब्लड हमारे कहाँ जा रहा है? हमारे सारे शरीर में विभिन्न प्रकार के धमनियों से, विभिन्न प्रकार की नस नाड़ियों से हमारे शरीर में प्रवाह कर रहा है, और हर जगह वो ग्लूकोज ले जा रहा है। जब होता है हमारे जो ये धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स के चारों ओर जमना शुरू कर देता है, उसको कड़ा कर देता है।
धीरे धीरे हमारा धमनियों का काम करना शुरू बंद हो जाता है, हमारे अंगों में ब्लड का पहुंचना कम हो जाता है, और बारीक से बारीक धमनी हुई, जैसे आंखों के अंदर जा रहा है, वहां पे अगर ग्लूकोज जा रहा है तो वो उसको डैमेज करे। तो हमारे जब ग्लूकोज की मात्रा एक नियत मात्रा से बढ़ जाती है तो वो शरीर को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्लूकोज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है कि वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाए। सेल्स में जाने के लिए इंसुलिन का होना बहुत जरूरी है, और इंसुलिन का होने के साथ साथ उसका स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, उसका प्रभावशाली होना जरूरी है। अब मैं आता हूं कि आपका जो इंसुलिन है वो बनता कहां से? हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना किस चीज से बना होता है? खाना 3 चीजों से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ये ग्लूकोज जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से बनता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किससे जाता है? जो हम अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, उसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब आता है कि शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट प्रवेश करता है इस आमाशय में, तो पहले तो हमारा जब मुंह में प्रवेश करता है खाना, तो वहां उसको चबाकर उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर वो यहाँ से आके आमाशय में और उसके बाद में वो सारी छोटी आंत में अवशोषित करता है उन पौष्टिक तत्वों को। अब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में जाता है तो उससे जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो है छोटी आंत अवशोषित कर कर सेल्स ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फैलाती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में खाने में क्या क्या चीज जरूरी होती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसमें एनर्जी होती है तीनों में। लेकिन इसके अलावा हमारे खाने में क्या क्या होता है? विटामिन होता है, मिनरल होता है और प्रोटीन होते हैं, उसमें कोई एनर्जी नहीं होती है। अब हम लौट के आते हैं कि हमारे शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, अर्थात हमारे शरीर में ग्लूकोज तो बन रहा है लेकिन ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा सेल्स के द्वारा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, और वो हमारी 200, 250, 300, 400 तक जो है हमारी ग्लूकोज की मात्रा जो हम नापते हैं तो वो आने लगी है। अब आप कहेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, कंट्रोल करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस डायबिटीज को होने के मुख्य कारण क्या है। एक तो क्या है कि हमारी लाइफ स्टाइल अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं है, हम अपने जीवन में जो कार्य दिनचर्या है उसको लिथार्जिक बना दिया, अर्थात हम लोग एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं, हमारा वजन बढ़ा हुआ है, हमारे मन में तनाव रहता है। तनाव रहने से क्या होता है कि ये हमारे अंगों पे प्रभाव डालता है, और जो हमारे इंसुलिन बनने की क्रिया है उसको स्लो कर देता है। दूसरा, अधिक फैटी खाना खाना, बहुत ज्यादा घी चिकनाई खाना, बहुत ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाना, जो मैं आपको समझाऊंगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। व्यायाम ना करना, योग नहीं करना, घूमना नहीं, अल्कोहल का सेवन करना, खाना खा के सो जाना, बहुत अधिक खाना खाना या बिल्कुल खाना नहीं खाना, बहुत कम खाना खाना, फास्ट फूड खाना, इन सब कारणों से हमारे डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं।
अब देखिए अपन आते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहला जो कंट्रोल करने का तरीका है वो है अपने भोजन को मैनेज करना। मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बनता है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं कि जो पेट में जाते बहुत कम समय में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। खाना खाया और इमीडिएटली 15 मिनट बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज पैदा हो गया। जैसे चीनी, चीनी जैसे ही आप जबान पे रखते हैं आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और इमीडिएटली हमारे शुगर में, हमारे ब्लड में वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने लगती है। और अगर हमारे इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिलकर हमारे बॉडी में घूमने लगता है और हम कहते हैं हमारे को शुगर हो गई, ब्लड हो गया, डायबिटीज हो गई। दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें अनाज आता है, फ्रूट आता है। इसमें क्या होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को अंदर लेते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, तो जो उसके अंदर से ग्लूकोज टूटने की प्रक्रिया है वो बहुत स्लो होती है। 2.5 से 3 घंटे में वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज रिलीज करता है। तो क्या होता है कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम बन रहे हैं तो जब धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज हो रहा है तो वो धीरे धीरे उसको हमारे सेल्स में एंट्री करा रहा है। जितने इंसुलिन है, जितनी मात्रा में आ रहा है, अगर उतने ही मात्रा में इंसुलिन हमारे हैं तो वो हमें क्या करेगा, उस ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सेल्स में एंट्री करा देगा और हमारे शरीर का जो शुगर लेवल है, हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहे। इसलिए जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम इसलिए बोलते हैं चीनी नहीं खानी चाहिए। देखिए, चीनी खाने से शुगर नहीं होती है, चीनी खाने से शुगर नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को शुगर हो गई है उनके लिए चीनी जहर हो जाती है, क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ही हम खाएंगे मीठा, इमीडिएटली ग्लूकोज रिलीज करेगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। इंसुलिन है नहीं हमारे शरीर में, अर्थात है वो इफेक्टिव नहीं है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा एकदम बढ़ जाएगी और हमारे शरीर में डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमको सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना चाहिए और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम पहचानेंगे कैसे सामान्य बैठ में? इसका बड़ा ही एक सिंपल तरीका है कि जो चीज आप मुंह में रखते हैं और जिब्या से जैसे ही वो अगर आपको मीठा लगना शुरू हो जाए, इसका मतलब है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात उसने इमीडिएटली वहां ब्रेक हो गया उसका बॉन्डिंग और आपने ग्लूकोज रिलीज करना शुरू। जो चीज आपको खाते ही मीठी लगे वो आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और जो आपकी मीठा ना लगे, सामान्य लगे, वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें क्या करना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने हैं, चीनी नहीं खानी है। दूसरी चीज क्या आता है कि हमें इंसुलिन पैदा करने हैं। इंसुलिन कहां से पैदा होते हैं? देखिए, ये आमाशय होता है जहां पर इसके पीछे एक पैनक्रियाज होती है जो इंसुलिन को पैदा करती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की बचपन से ही पैनक्रिया डैमेज होती है, उसको जो टाइप 1 डायबिटीज के बारे में मैंने बताया। लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि पैनक्रियाज का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है विभिन्न विभिन्न कारणों से। एक तो सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर के ऊपर जो वेट बढ़ जाता है या टमी के ऊपर जो वेट बढ़ जाता है, जो फैट इकट्ठा होना शुरू होता है, वो ऑर्गन्स के ऊपर ट्राइग्लिसराइड के रूप में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इसके फंक्शन को कम कर देता है, अर्थात उससे जो हमारा इंसुलिन बनने की क्रिया है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि हमारे जो पैनक्रियाज का सिस्टम स्लो हो गया है उसको दोबारा से एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हमें अपने दिनचर्या को मैनेज करना पड़ेगा। दिनचर्या को मैनेज करने का सबसे बड़ा शुरुआत हमें सुबह उठते ही, कम से कम जिन लोगों को डायबिटीज है वो 45 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटा अवश्य घूमें, मॉर्निंग वॉक अवश्य करें, जिससे कि उनके पूरे शरीर के सिस्टम चालू होने में, एक्टिवेट करने में वो सहायता करता है।
दूसरी चीज, हमें योग करने चाहिए। देखिए, घूमने से हमारे तरह तरह के जो आसन होते हैं उससे हम अपने पैनक्रियाज को स्क्यूज करते हैं, अर्थात कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। जब वो स्क्यूज करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जब वो स्क्यूज होता है और रिलैक्स होता है तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उसके अंदर जो उसका सिस्टम है काम करने का वो दोबारा करना शुरू कर देता है, उसका फंक्शन दोबारा शुरू हो जाता है और हमारे इंसुलिन बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इंसुलिन बनने शुरू होते हैं इमीडिएटली हमारी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है। इसलिए मैं आपको गारंटी कहता हूं कि जिन लोगों को अगर डायबिटीज है वो अगर अपने भोजन को मैनेज कर लें, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक और आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन अगर कर लेंगे तो 100% उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है और वो नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। ये कोई वक्तव्य नहीं है, ये हजारों लाखों लोगों ने हमारे जो केंद्रों में आते हैं उन्होंने इस चीज को अनुभव किया है। कभी अगर मौका मिलेगा तो उनकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको कभी सुनवाऊंगा कि जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज थी, धीरे धीरे उन्होंने अपने लाइफ को मैनेज किया, अपने दिनचर्या को ठीक किया, सुबह उठना शुरू किया, खाली पेट पानी पीना शुरू किया, थोड़ा घूमना शुरू किया और योग में जो आसन स्पेशली हम लोग डायबिटीज के लिए रिकमेंड करते हैं उनको करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी पैनक्रियाज पुनः एक्टिव हो गई और उनका जो ग्लूकोज कंट्रोल था वो सामान्य की ओर आ गया और वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे। तो इसलिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक तो आपका भोजन में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, जैसे आपके जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मैदा हो जाती है, नमक भी आपका बहुत नुकसान करता है। इसलिए गेहूं अगर खा रहे हैं तो गेहूं के अंदर चना मिला लें, चने का आटा मिला लें, ज्वार का आटा मिला लें। दूसरी चीज, फाइबर होना बहुत जरूरी है हमारे खाने में। फाइबर से क्या होता है कि वो जो ग्लूकोज रिलीज होता है उसको स्लो कर देता है फाइबर को। एक तो इंटेस्टाइन में हमारा जो होता है जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है उसको वो स्लो कर देता है। तो फाइबर, जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को फाइबर खाना बहुत जरूरी। फाइबर का मतलब कैसे होगा, वो सब्जियां हैं, सलाद है, फ्रूट्स है। अब फ्रूट्स में जिन लोगों को डायबिटीज है उनको 4 फ्रूट्स बिल्कुल ही निषेध है, आम, चीकू, अंगूर और केला। जिन लोगों को ये डायबिटीज है ये 4 फ्रूट ना खाएं, बाकी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं इन 4 फ्रूट्स को छोड़कर। पहली बात, अपने खाने में सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर आदि को शामिल करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं, गेहूं की मात्रा थोड़ी कम करके सब्जी की मात्रा बढ़ाएं, चीनी का उपयोग ना करें, मीठा आदि आप लोग सोच लेते हैं ना कि मैंने डायबिटीज की गोली खा ली अब तो मीठा खा सकता हूँ। देखिए, धीरे धीरे आप, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर पहले एक गोली देता है सुबह खाली पेट खाने के लिए। जब धीरे धीरे वो कहता है साहब मैंने सुबह तो खा ली थी, सुबह कंट्रोल थी, लेकिन दोपहर को फिर मेरी डायबिटीज हो गई। उसके बाद दोपहर को गोली देना शुरू कर देता है, उसके बाद फिर रात के खाने के साथ गोली शुरू कर देता है और जब वो तीनों गोलियां इनफेक्टिव हो जाती हैं तो वो इंसुलिन लगाना शुरू कर देता है। तो इसलिए दिस इज नॉट, ये बिल्कुल खतरनाक चीज है। इसलिए मैं आप सब लोगों से, जो यहाँ साधक बैठे हैं, उनसे यही करूंगा कि अपनी लाइफ मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, अपने भोजन को इम्प्रूव करें, समझें कि कौन सा भोजन मेरे लिए लाभकारी है और कौन सा हानिकारक। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि आसन जो हम योग में करते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने, जिससे कि हमारे अंगों पे प्रभाव, घूमने से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उस पर प्रभाव कम आता है। उसमें स्क्यूजिंग नहीं हो सकती घूमने से, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है घूमने से, ऑक्सीजन का लेवल हमारे अंदर अच्छा बढ़ता है। लेकिन जो हमारे अंगों को, जिनमें जो इनएक्टिव हो गए हैं, जिन्होंने काम करना स्लो कर दिया है, उनको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए हमें आसन बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे साहब आसन कौन कौन से होने चाहिए? देखिए, वैसे तो सभी आसन अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें जो है
जो सबसे इफेक्टिव आसन होते हैं वो होते हैं, एक तो अर्ध मतेंद्र आसन। हमारे शायद सेंटर पे कम कराया जा रहा है ये, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अर्ध मतेंद्र आसन कराएं, जिससे कि हमारे लीवर और पेनक्रियास दोनों पे प्रभाव आता है। चक्रासन, कोणासन, सर्वांगासन, सुप्तासन, शवासन, मत्स्य आसन, भुजंगासन, ये सारे आसन दिन प्रतिदिन बदल बदल कर कराएं, तो हमारे जो आंतरिक अंग हैं, जिससे हमारे पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, इन पर प्रभाव आएगा और हमारे जो डायबिटीज की समस्या है उसको दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज होने का बहुत बड़ा कारण है मानसिक तनाव। आज की जो परिस्थितियां हैं, हम अपना जीवन जिस तरह जी रहे हैं, थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है। वर्क में, फैमिली के साथ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब में डिस्टरबेंस हो गया है और आज तनाव है बड़े चांसेज हैं, क्योंकि जब तनाव होता है तो हमारे जो अंग होते हैं उन पर प्रभाव आता है, वो अपना काम करना कम कर देते हैं। जो हमारे हार्मोन्स पैदा होते हैं, वो जो लाभकारी हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और हानिकारक जो हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा पैदा होते हैं। तो इसलिए मेंटल मैनेजमेंट आपका होना बहुत जरूरी है। वो किससे हो सकता है? एक तो मैंने बताया था योग वहीं आगे, यम और नियम से शुरू करेंगे। अगर आप यम और नियम करेंगे तो आपको तनाव कम होगा। फिर भी अगर आपको तनाव हो रहा है, आप यम और नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सेंटर में आप आते हैं। हमारे सेंटर में प्राणायाम और मेडिटेशन, ये दो चीज ऐसी हैं कि अगर आप 15 मिनट डेली करेंगे तो आपका मानसिक तनाव कम होगा और आपकी जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसमें 100% बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं सभी साधकों से अनुरोध करूंगा कि वो आ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार में अगर किसी को डायबिटीज है या किसी को टेंशन की प्रॉब्लम है, कोई तनाव में रहता है, उसको मोटिवेट करें। देखो, डॉक्टर के पास ले जाने ही सेवा नहीं होगी, वो लास्ट स्टेज होती है जब हम परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास है। लेकिन कभी भी आपको लग रहा है कि आपके परिवार में, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड या वाइफ को इस तरह की समस्या, इस तरह के सिम्टम है, उनको मोटिवेट करिए घूमने के लिए, उनको मोटिवेट करिए योगासन कराने के लिए, उनको मोटिवेट करिए मेडिटेशन के लिए। बहुत बड़े नुकसान है हमारे, जिन लोगों को डायबिटीज होगा उससे हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा कारण इसी से होता है, डायबिटीज से। बहुत सारे किडनी फेलियर डायबिटीज से, और आप आज सुनते होंगे कि इमीडिएटली सडन किडनी फेलियर हो गया और आदमी की डेथ हो गई। उसका रीजन क्या होता है कि वो आदमी चेक नहीं रखता अपने डायबिटीज पे, एकदम ब्लड शुगर बढ़ जाती है और किडनी पे इफेक्ट आता है, किडनी एकदम काम करना बंद कर देते, फेल हो जाती है और हमारी पेशेंट की डेथ हो जाती है। आज की चर्चा को मैं संक्षिप्त करते हुए, इसका दूसरा एक और भी रीजन होता है लो शुगर हो जाना। जब हम इंसुलिन वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, दवाई खाना शुरू कर देते हैं और हम खाना नहीं खाते या हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा, तो इमीडिएटली क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा एकदम कम हो जाती है और ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है, वो भी डेंजरस होता है। इसलिए अगर ऐसी पोजीशन हो तो उस समय ग्लूकोज का पानी मिलाकर या कोई टॉफी आदि देकर उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को इमीडिएटली रिलीव करना चाहिए। देखिए, इस डायबिटीज के सेशन को मैं 3 सेशन में कंप्लीट करूंगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगले बार मैं सभी से कहूंगा कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मुझे पिछली बार पूछा था कि साहब डायबिटीज वाले को फास्ट कर लेना चाहिए नहीं कर लेना चाहिए, तो मैंने कहा था कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी नॉर्मल डायबिटीज है तब तो आप कर, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डायबिटीज है, आपकी वैल्यू 200, 250, 300 आ रही है, तो ना तो हमें फास्ट करना चाहिए और ना फीस्ट करना चाहिए, ना तो हमें दावत खानी चाहिए और ना हमें फास्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, फास्ट करने से हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, चीजें नहीं लेते और एकदम ग्लूकोज जो है कम हो जाएगा, फिर आपकी लो शुगर हो जाएगी। इसलिए जिनको नॉर्मल है 140 के बजाय 160, 70, 80 है, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जिनको ज्यादा वैल्यू है, जिनकी डायबिटीज ग्लूकोज की, उनको फास्ट भी नहीं करना चाहिए और ना अधिक भोजन खाना चाहिए। ज्यादा भोजन और फास्टिंग दोनों ही नुकसानदायक। तो आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देते हुए अगले सत्र में मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे
उसके बारे में प्रयास करूंगा आपको बताने का, आपकी जिज्ञासा को शांत करने का। और इसी डायबिटीज के बारे में कुछ और चर्चा मैं अगले सत्र में करूंगा, वो भी बहुत लाभकारी चर्चा हो। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए सभी साथकों से कहूंगा कि वे आंखें बंद कर 5 मिनट के लिए मौन में बैठ जाएं और मौन साधना करें। स्क्रीन हटा लेंगे सर? हाँ हटा लीजिए, मैं हटा देता हूँ। आंखें बंद रखें। चलते हैं प्राणायाम की ओर। गहरी और लंबी श्वास का अभ्यास। आनंद पूर्वक श्वास लें और प्रयास पूर्वक श्वास को खाली करें। पूरी तरह आनंद पूर्वक सांस भरें, धीरे धीरे पूरी सांस छाती तक भरें और प्रयास पूर्वक श्वास को खाली करें। प्रयास इतना हो कि आपकी नाभि रीढ़ मूल के साथ लग जाए। पूरे फेफड़ों को अपनी शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन से भर लें और पूरा दूषित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर खाली कर। धीरे धीरे शरीर हमारा हल्का होता है। गहरी और लंबी श्वास। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, मन पूरी तरह शांत। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। गहरी और लंबी श्वास। हर श्वास के साथ में मन में विचार लाएं,
कि इस संसार की सारी सकारात्मक ऊर्जा श्वास के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और इस शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग तक वो ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर मेरे शरीर के सभी विकारों को दूर करती हुई वापस बाहर जा रही और हर श्वास प्रश्वास के साथ में मेरा शरीर स्वस्थ और हल्का होता जा रहा है। मेरे अंग अंग में स्फूर्ति आती जा रही है। गहरी और लंबी श्वास, सांसों का आधार आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। देखें किस प्रकार मेरे शरीर में श्वास प्रवेश कर रही है और किस प्रकार शरीर की यात्रा के बाद श्वास बाहर आ रही है। आंखें बंद रखते हुए चलते हैं अगले क्रम में अनुलोम विलोम की। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें। बाईं नासिका से श्वास लेते हुए अनुलोम विलोम के अभ्यास को शुरू करें। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान केवल अपने प्राणायाम पर लगाएंगे। बहुत धीरे से सांस को लेना है और उतने ही धीरे से सांस को खाली कर देना है। एक नासिका से श्वास भरनी है, दूसरी नासिका से खाली कर देना है, पुनः दूसरी नासिका से श्वास को लेकर पहली नासिका से खाली कर देना है। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती जाती है, मन की लहरियां कम होती जाती हैं, मन की अशांति खत्म होती जाती है, मन के विचारों की चंचलता कम होती जाती है, हमारा मन समभाव में आ जाता है। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सांस इस प्रकार हमारे नासिका में जानी चाहिए कि जिस प्रकार एक चोर चोरी करने के लिए पदचाप करता है, किसी को खबर ही नहीं होती, उसी प्रकार सांस इस प्रकार प्रवेश करे कि बिल्कुल कहीं मालूम ना पड़े। कोमलता के साथ प्रवेश करें और उतने ही समय में कोमलता के साथ सांस को बाहर खाली करें। कोई प्रयास नहीं करना है, बिल्कुल कोमल रूप में सांस को शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। नासिका से दूसरी नासिका से उतने ही कोमलता से सांस को खाली कर। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। कमर और गर्दन सीधी, जिनकी गर्दन झुक गई है वो अपनी गर्दन सीधी कर लें। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे प्राणायाम में।
इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट करना चाहिए और प्रभाव लाने के लिए 15 मिनट तक लगातार हमको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। बहुत सुंदर प्राणायाम मन में शांत करने के लिए, विचारों की चंचलता खत्म करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, बाई नासिका से श्वास को खाली करते हुए प्राणायाम को विराम देंगे और शांत भाव से आंखें बंद कर कुछ क्षण इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक चित्त शांत होता हुआ, विचार शांत होते हुए मन में एक शांति का अनुभव होता। विराम दें इस प्राणायाम को। अब करेंगे एक और बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम एक्सरसाइज, कपालभाति। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन सीधी, गहरी लंबी सांस भरें, पूरी सांस को खाली कर, एक बार पुनः गहरी लंबी सांस भरें, मूल बंद लगाएं और सांस को नासिका के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार बाहर फेंकें। शरीर ना हिले, केवल नासिका से हम पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य से अपनी सांस को बाहर फेंकें। पूरी सामर्थ्य के साथ में केवल पेट का मूवमेंट होगा, शरीर स्थिर रहेगा, चेहरे की भाव भंगिमा सामान्य रहेगी, आंखों पर, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य उससे फेंकें। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं, लगातार करते रहें कपालभाति। बहुत ही सुंदर प्राणायाम हमारे डायफ्राम को मूवमेंट देता है, शरीर के आंतरिक अंगों पर प्रभाव डालता है, पेट पे जमा चर्बी को कम करेगा, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाएगा। जिन लोगों को अस्थमा आदि का प्रॉब्लम है उनके फेफड़े स्ट्रांग होंगे। कोरोना के काल में बहुत ही लाभकारी, क्योंकि हमारे इम्यून पावर इससे बढ़ेगी, हमारे फेफड़ों की शक्ति इससे बढ़ेगी। इसलिए बहुत ही सुंदर और इफेक्टिव प्राणायाम के करते रहें कपालभाति। 60 आवृत्ति, 50-60 आवृत्ति के बाद में पूरी सांस को बाहर खाली करते हुए विराम दें, कुछ क्षण विश्राम करें, पुनः गहरी लंबी सांस भरें और पुनः कपालभाति का हर साधक अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आवृत्तियां करें। नए साधक 30 से 40 आवृत्ति और पुराने साधक एक बार में 60 आवृत्ति तक कर सकते हैं। पुराने साधकों से अनुरोध है कि वे मूल बंद लगाकर इस क्रिया को करें लगातार, पूरी सांस बाहर, पूरी शक्ति के साथ में, पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य के साथ। पूरा पेट अंदर संकुचित होना चाहिए। पूरी सांस को बाहर खाली करते हुए बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं।
पहले उद्यान बंद खोलें, फिर जालंधर बंद खोलें, फिर मूल बंद खोलें। पूरी सांस अंदर भरें और अंत्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। पहले जालंधर उद्यान बंद खोलें, फिर जालंधर बंद खोलें, फिर मूल बंद को खोल के शांत अवस्था में बैठें। करेंगे भ्रामरी स्थिति लें, अंगूठे से कानों को बंद करें, 2 उंगलियां नेत्रों पर, नीचे वाली 2 उंगलियां होठों पर। सांस भरते हुए बंद लगा, अगर पुराने साधक बंद लगाकर कर सकते हैं, और नए साधक सामान्य अवस्था में सांस को भंवरे के समान गुंजन करते हुए पहुंचता है। छह से 7 आवृत्ति करनी है। मधुर गुंजन, पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशंस का प्रवाह, हमारा जो ब्रेन है उसके सारे सेल्स वाइब्रेट होते हुए। आखिरी आवृत्ति में अंगूठे कान से हटा लेंगे, आंखें बंद रखें, शांत होकर बैठें। विराम, आंखें बंद। चलते हैं ध्यान साधना की ओर। अपने ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पर लेकर आए। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर। देखें किस प्रकार श्वास जा रही है, किस प्रकार श्वास आ रही है। ना श्वास को लेने का प्रयास करें, ना सांस को छोड़ने का प्रयास करें। सामान्य अवस्था में जो श्वसन चल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें, अपने नासिका के अग्रभाग पर। पूरा ध्यान केवल नासिका के अग्रभाग पर। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर। श्वास जा रही है, शरीर की यात्रा पूरी करते हुए श्वास बाहर बाहर आ रही है। पूरा ध्यान केवल नासिका के अग्रभाग पर। आज हम विचार उपयोग करेंगे। शांत होकर आंखें बंद रखते हुए अपने मन में आने वाले विचारों का दर्शन कीजिए। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, ना लाने का प्रयास करें। स्वतः जो विचार आ रहे हैं केवल उनका दर्शन कीजिए, केवल उनको मन की आंखों से देखिए। वो विचार चाहे अच्छे हों चाहे खराब हों, उनको केवल एक दृष्टा के रूप में उनका दर्शन कीजिए। विचार आएगा, उसके साथ उलझिए मत। कैसा विचार है कैसा नहीं है उस पर ध्यान नहीं दीजिए, केवल विचारों को देखते रहिए कि किस प्रकार मेरे मन में विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक दृष्टा के रूप में। जिस प्रकार हम अपनी बालकनी में बैठकर नीचे आने जाने वाले लोगों को देखते हैं, उसी प्रकार
अपने मन की बालकनी में बैठकर आने वाले विचारों को और जाने वाले विचारों का दर्शन कीजिए, दृष्टवत कीजिए उनको। ना विचारों को परखिए, ना उनके साथ जुड़िए, केवल विचारों का दर्शन कीजिए। धीरे धीरे हमारे विचारों की आवृत्ति कम होती हुई विचार दर्शन के द्वारा अपने ध्यान को केंद्रित कर विचारों का अवलोकन दृष्टा के रूप में। ना विचारों से जुड़ना है, ना विचारों को परखना है, केवल विचारों को देखना है। धीरे धीरे विचारों की आवृत्ति कम होती हुई मन शून्यता की ओर जाता हुआ, पूरी तरह मन शांत होता हुआ इसी को ध्यान की अवस्था कहते हैं। पूरी तरह विचार शून्य होता, पूरी तरह विचार शून्य होता, पूरी तरह विचार शून्य होता, मन पूरी तरह विचार शून्य, शांत, पूरी तरह खाली। इसी खाली मन से प्रभु को ओम के रूप में स्मरण करते हैं। ओम का उच्चारण मेरे साथ साथ बोलेंगे, 2:1 के अनुपात में। सात बार मानसिक उच्चारण ओम का। एक गहरी लंबी सांस के साथ ओम का दीर्घ उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। ओ
भासितो मा सद्गमे ॐ तं सोमा ज्योतिर्गमे ॐ रथोर्मा अमृतं गमे सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मूर्च्छिमामृता ॐ ध्यों शान्ति अन्तरिक्षियों शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व ओम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 ओम। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ें, तेजी से ऊष्मा पैदा करें और उस पैदा हुई ऊष्मा को अपने नेत्रों पर, चेहरे पर धारण करें। भारतीय योग संस्थान का आभार। आप सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। खत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने की अनुमति दी और मैं अपने विचारों से आपको कुछ चीजें दे पाया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। धन्यवाद। आशा है। नमस्कार बाबूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका सर बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी वार्ता की, बहुत लाभदायक रही। मेरा सभी साथकों से अनुरोध है कि कृपया अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं, क्योंकि उससे क्या होता है, अपनी चर्चा को सुधारने का मौका मिलता है। अपनी चर्चा में जो विषय आप चाहते हैं उसको सम्मिलित करने का मौका मिलता है, क्योंकि हम लोग कोई ज्ञानी या डॉक्टर नहीं है। जितना हम अपने सीनियर से सीखते हैं, जितना पढ़ते हैं, स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, कोशिश होती है कि उस ज्ञान को आपस में बांट कर कुछ लाभ प्राप्त करा सके, कुछ कर सके। इसलिए चर्चा बहुत जरूरी है। अब थोड़ी आवाज, थोड़ा सा व्यवधान आया है, आवाज थोड़ी। मेरा सेशन खत्म हो गया। मैं आपको धन्यवाद देते हुए अब आपको माइक दे रहा हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत सक्सेना साहब। आज का जो सत्र है, मेरे साधक मेरे से सहमत होंगे कि वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहा। बहुत ही ज्ञान वाला था। अभी चैट बॉक्स पे अनीता ढींगरा जी ने लिखा था कि वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, और आशा है कि साधक इसको समझेंगे। जो डायबिटिक के पूरी सभी तरफ से आपने हमें इसके बारे में समझाया, और निश्चित रूप से आगे इसके ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। और हम वेट करेंगे कि अगले सत्र में आप जो इसके बारे में नए इनपुट लाएंगे वो भी हमारे लिए लाभदायक होंगे। और सभी साधकों से अनुरोध है कि ये जो
सत्र सक्सेना साहब का रहता है, इसके लिए अधिक से अधिक अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपनी कार्यस्थली के अपने सहकर्मियों को बताएं कि एक लाभदायक सत्र हम करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी होता है। तो धन्यवाद सक्सेना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को समय दिया और इस सुंदर जानकारी के लिए। सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई साधकों के प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा लिखें, सक्सेना साहब को सीधे भी लिख सकते हैं, और बड़ी प्रसन्नता होगी सक्सेना साहब को भी कि उनका समाधान हम आपके लिए ढूंढे और आपको समाधान उपलब्ध कराएं। योग से जुड़े रहें, आपका यह दिन शुभ हो, आपका यह सप्ताह शुभ हो। विशेष रूप से बाबूलाल शर्मा साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। शर्मा साहब, ईमानदारी से मैं बताऊंगा, आप जब हमारे को इस कक्षा में दिखते हैं, हमें बहुत ही प्रेरणा और बहुत ही बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सबको बहुत धन्यवाद। सत्र को समाप्त करते हैं। लेकिन एसयूवीज को चलाने का असली मजा टूल ड्राइव में ही आता है। 2019 में एनजी मोटर्स ने भारत